आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के गणित पढ़ेंगे, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नया बुक आया है, जैसे इस मैथ से हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप लोग 2024 तक जो भी आपने पढ़ा, एक ओल्ड बुक जो थे, इसको आप लोगों ने पढ़ा है, फॉलो किया है। देखिए, ये जो ओल्ड बुक थे, इसमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना था, जैसे आप लोग अवगत ही हैं। इसमें टोटल 16 चैप्टर पढ़ना था, है ना। लेकिन अब नया वाला जो बुक आया है वो इस रंग का है, ठीक है। देख लिए, इस रंग का है, देखिए, है ना। जो इस पे लिखा हुआ है NCERT, है ना, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टोटल जो आपको दिए गए हैं, इसमें टोटल आप लोगों को 13 चैप्टर पढ़ने हैं। देख लिए, उसमें 16 थे, इसमें 13 थे, हटा दिए गए हैं कुछ कुछ चैप्टर जो हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीका से और बताए गए हैं कि आप लोग से जो मैं सवाल पूछूंगा, जैसे साल में 2 परीक्षा होती है, आप लोग को मालूम है, तो उसके ध्यान में रखते हुए बहुत यहाँ पर कंक्लूजन अच्छा दे दिया कि बच्चा को सितंबर में जो परीक्षा होगी वो कौन कौन चैप्टर से आवेगा। तो शुरू के 7 चैप्टर से आवेगा, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। उसके बाद आगे जो है ए चैप्टर देख लिए, ए चैप्टर यानी जो लास्ट में परीक्षा होगी मार्च में, उसमें ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्लियर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीका से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमें सर बुक नहीं मिला है। वेट करिए, आप लोगों को भी मिल जाएंगे। अप्रैल लास्ट या मई होते होते जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी को मिलेंगे। सभी को न्यू बुक से ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जिस तरह से कॉन्सेप्ट दूंगा उसी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। जो BCST है, बिहार काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और भी अनेक कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे मेधा छात्रवृत्ति आपके समक्ष है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही अच्छे तरीका से कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, थ्योरी देने वाला हूँ। उसी तरह से आप लोगों को नोट्स बनाना है, कोई कमी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर आप लोगों को 6, 7, 8 जितने भी हैं, 9, 10, 11 सभी के क्लास के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग जान लिए कि क्या क्या पढ़ना है। तो आज का मेरा पहला चैप्टर होगा परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन उससे समझने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उसको आपको समझना है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग है आपका परिमेय संख्याएं, क्या है, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं जिसे रेशनल नंबर्स के नाम से जाना जाता है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि संख्याएं क्या होते हैं। सबसे पहले समझना है कि संख्याएं क्या होती है। तो मैं बता दूं कि संख्याएं एक प्रकार का संकेत होता है जिसका अपना निश्चित मान होता है। जैसे मैं बात करूं 1, 0, 9, -3, -7, 5, 4/3, 9/6, √3, ये सब एक प्रकार की संख्याएं हैं। लेकिन रूट के बारे में अभी आप लोगों को नहीं जानना है, जानना है क्लास 9 से। लेकिन ये भी एक प्रकार की संख्याएं हैं। यानी संख्याएं किसे कहते हैं, तो संख्याएं एक प्रकार के संकेत होते हैं जिसका अपना निश्चित मान होता है। तो उसके बाद इन्हीं संख्याओं को अलग अलग कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो लिखिएगा संख्याएं, प्राकृत, पूर्ण, सब, ठीक है। देखिए, तो आप लोग के इसी तरह से बनाना है कि संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं क्या हैं, या संख्या क्या है, नंबर क्या है। तो आप परिभाषा बोल सकते हैं कि संख्याएं एक प्रकार का संकेत होते हैं जिसका अपना निश्चित मान होता है, ठीक है। ETC और भी बहुत सारा होगा, 2, 3 लिख दिया, 3, 4, बहुत सारे होंगे, ETC कर दीजिए, इत्यादि, ठीक है। अब समझते हैं प्राकृत। तो प्राकृत आप जानते ही हैं कि प्राकृत यानी नेचुरल। बउआ बोलता है कहाँ से, 1 से, 1, 2, 3, 4। आप जब प्रार्थना में लगे हुए होते हैं तो बताइए, आपको काउंटिंग करने के लिए सर उठाते हैं तो कहाँ से, 0 से गिनते हैं, नहीं 1 से। यानी जन्मजात, यानी 1 से शुरू होने वाली संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं, या इसी को कह सकते हैं गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो लिखिए प्राकृत। तो 1 से शुरू होने वाली संख्याएं को प्राकृत संख्या, और भी परिभाषा आप दे सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि इसको सूचित करने का कोई संकेत है। अब संकेत क्या होता है, तो सर जब बालक कोई जन्म लेता है तो उसका नाम होता है कि नहीं है स्पेशल, उस नाम से आप बुलाते हैं। तो इसका भी एक संकेत है, नाम है, जिसको n से सूचित करेंगे। किससे, n से। तो लिखिएगा, तो n से सूचित किए। जैसे अब समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा।
तो n बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज सुन कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, अनंत। अब इसको जब लिखा जाता है तो एक घर होता है, इसका अपना एक घर में क्या होते हैं कि सभी लोग मिल जाते हैं, तो उससे उसी प्रकार से इसका एक घर होता है जिसको हम लोग मंझोली कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मंझोली कोष्ठ। जब संख्याओं को घर में बंद किया जाता है तो मंझोली कोष्ठक के अंदर। अब इससे क्या फायदा है? जैसे आपसे पूछा जाए, खड़ा करके, खड़ा होइए जी, बताइए कि -7 है प्राकृत संख्या, बताइए। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए -7 है प्राकृत संख्या, तो आपको क्या करना है? जाना है प्राकृत संख्या के घर है, आपको देखना है ले जाके इसको कि -7 वाला घरवा में है, देखिए जाके अच्छा से। नहीं ना है, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। नहीं है तो क्या -7 प्राकृत होगा? नहीं होगा। इसीलिए मैंने बताया कि घर को पकड़ के रखना है। अगर वो पूछे, जैसे एक घर में एक मोहन है एक सोहन है, मैं गया कहा कि राजा कोई है, तो कैसे होगा राजा? वो घर में मोहन और सोहन है, उसको घरे गए पूछने। सेम उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि √3 है प्राकृत, तो अचंभव नहीं होना है, इसको ले जाना है प्राकृत संख्या के घरे ही है, 1 से शुरू होता है। कहाँ से? 1 से। आपसे पूछा जाए कि 3/5 प्राकृत है, तो नहीं है, क्योंकि प्राकृत बटा में भी नहीं हुआ, रूट में भी नहीं हुआ, ना हुआ ना। -7 है प्राकृत नहीं, लेकिन यही 7 कह दे तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एगो बच्चा पूछ रहा है कि सर ये वाला है कि ना प्राकृत? ये है प्राकृत, लेकिन अभी आपको अध्ययन इसके बारे में करना नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। ये है प्राकृत क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो 2 क्या है? प्राकृत संख्या का। ठीक है। ऐसे कोई पूछे कि √4 प्राकृत है कि नहीं, तो ऐसे आप उसके ऑप्शन के आधार पे दे सकते हैं कि है, क्योंकि वर्गमूल निकलता है। ठीक है, तो बस फाइनली, लेकिन यही √3 कहे, √5 कहे कि प्राकृत है, तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक फाइनली समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग को लिख लीजिए, यहाँ से आप पूछेगा कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्लियर। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, क्या होता है इसका नाम? अनंत, अपरिभाषित, जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का मान कितना है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, यहाँ पर मुझे लिखना है प्राकृत संख्या, लिख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, इसी तरह से लिखिए। अगला लिखिएगा पूर्ण संख्या, तो इसी में जब 0 मिला दिया जाएगा शुरू में ना, शुरू में क्या मिला देंगे? 0, तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण। तो जैसे शून्य को प्राकृत संख्या में शामिल करने पे प्राप्त संख्या के समूह को क्या कहेंगे? पूर्ण। इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसका क्या संकेत है? तो इसको होल नंबर है। कौन नंबर? होल। तो होल है W से शुरू, तो W से मैं सूचित करूंगा। ठीक है, तो लिखिएगा। तो ये है आपका होल नंबर। होल नंबर में आपने देखा कि इस प्राकृत संख्या में मैंने 0 को क्या कर दिया? शामिल। तो ये पूरा होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछे कि बताइए कि -9 होल नंबर है, बताइए। तो इसको ले जाएंगे इसके घर में, देखिए यही इसका घर है, इसमें -9 नहीं, लेकिन यही पूछे 9 तो 9 होगा। पूछ देंगे कि -15 तो -15 आगे मिलेगा कभी? माइनस वाला होता है? नहीं होता है ना, तो बटा वाला होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि प्राकृत ही नहीं माइनस में है ना बटा में है, तो ये कहाँ से होगा? क्योंकि ओकरे में केवल क्या शामिल किए हैं? 0। क्या शामिल किए हैं? 0। तो 0 जैसे ही प्राकृत में शामिल कर दिए तो उसका नाम क्या हो गया? पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है? 0। और सबसे बड़ी कितना होगा? पता नहीं है। ठीक है, सवाल पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है? 4 ऑप्शन था, कितना है? 0। आप लोग लिख लीजिएगा इसी के तरह कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और एक नीचे लिख दीजिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितना है? अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, अगला लिखिएगा पूर्णांक के बारे में। अच्छा, प्राकृत संख्या को धनात्मक संख्या भी कहा जाता है। इसको एक और नाम है, कौन संख्या? धनात्मक संख्या। आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं धनात्मक संख्या। प्राकृत संख्या को कौन संख्या कहते हैं? धनात्मक संख्या, या धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि धनात्मक संख्या कौन है और ऋणात्मक कौन है, तो कंफ्यूज ना होइए, यही प्राकृत संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक, इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? आप जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहाँ तक जाएगा जो पता नहीं। अच्छा, पूर्ण संख्या, फिर आगे लिखा
और प्राकृत संख्या के आगे ऋण चिन्ह लगाकर, तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं एकरा में ऋण चिन्ह लगा के शामिल करो, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस, ए वाला लिख दीजिए। तो मैं लिख दिया -1 -2 -3 -4 -5, ये कहाँ तक जाएगा ये भी पता इधर नहीं। तो आपने समझा कि पूर्ण संख्या, तब पूर्ण संख्या देख लिया, प्राकृत संख्या के आगे ऋण चिन्ह यानी माइनस लगा के लिख दिए अगर प्राकृत में, तो उससे जो बहुत बड़ा एक संख्या का जाल मिला, उस संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब ये बताइए कि पूर्णांक बेटा में होगा, बताओ नहीं होगा ना, क्योंकि पूर्णांक किसको कहा, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या बेटा में नहीं होता, पूर्ण संख्या रूट में नहीं होता, पूर्ण संख्या कह दे कि क्या ये पूर्ण संख्या है, बताइए है नहीं, क्या ये पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या ए है, ए जाना अच्छा। लेकिन पूर्णांक किसको कहा, पूर्ण संख्या और प्राकृत के आगे ऋण चिन्ह लगा के लिख दिए, तो पूर्ण संख्या और प्राकृत के आगे ऋण चिन्ह लगा के लिख दिया, तो ये जो संख्या मिला पूर्णांक। अब पूर्णांक को सूचित किससे, आई से करते हैं, किससे, आई से शुरू हुआ, लेकिन सर ये जेड से शुरू ना हुआ, जेड का हो गया। देखो मैथ जो है एक देश के नहीं हर देश में चलता है। देखो तो यहाँ पर जो जर्मन में है जेड, जेड का अर्थ होता है जेहलिन, जेहलिन का मतलब होता है गिनना, गिनना काउंट करना, क्या होता है काउंट करना, जेहलिन, जेहलिन, जेहलिन का मतलब होता है काउंट करना, गिनना। इसीलिए कुछ लोग पूर्णांक को जेड से भी सूचित करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जेड रहता है, क्या रहता है जेड, जेड यानी जेहलिन, ठीक है। तो यहाँ से मैं जेड बराबर लिख सकता हूँ एग्जाम्पल में ये सारी चीज क्लियर। एकरा में धनात्मक संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है, यानी धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी। देखिए यहाँ से n पूरा ये धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं आप, यानी प्राकृत संख्या, यहाँ से 1 से इधर धनात्मक पूर्णांक कहिए या धनात्मक संख्या कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव इंटीजर इसको कहते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब सुनो, 0 से इधर यानी -1 से, कहाँ से -1 से इधर कहाँ तक जाएगा इसको नहीं पता हमें, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहिए या ऋणात्मक संख्या कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी को निगेटिव नंबर कहते हैं। कौन नंबर, निगेटिव। निगेटिव नंबर आपको कहे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 कहीं भी जा सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहे या प्राकृत संख्या कहे तो 1 से शुरू होगा। अब सुनिए, 0 को एक स्पेशल नाम है 0 पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। कौन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। यानी पूर्णांकों को कहें तो 3 भेद है, 3 प्रकार, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक का एग्जाम्पल केवल शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य, कोई दिक्कत। और धनात्मक पूर्णांक का एग्जाम्पल वो हो गया, ऋणात्मक का ए हो गया। अब आपसे कोई सवाल कहे, उठ के आवे और बताए कहे कि -6 पूर्णांक है कि नहीं, तो हाँ पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में प्लस वाला भी होता है और माइनस वाला भी होता है, क्लियर। हाँ ये पूर्णांक है, लेकिन ये प्राकृत नहीं है, पूर्ण नहीं है। अब समझ गए ना, 3/2 है पूर्णांक, बटा में न होता है, आप तो ये जानते हैं, हाँ बटा में न होता है। अब सुनिए, अब सवाल ये आएगा, ये जान गए ना कि पूर्णांक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ऐसे नोट करके नीचे मैं लिख देता हूँ कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब सर शून्य, क्या शून्य को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, शून्य को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैथमेटिशियन साहब कहे नहीं लिखना है। शून्य अपने आप में शून्य है, उदासीन है, न्यूट्रल है, इसको ऐसे ही रह दीजिए, इसको ऐसे आपको नहीं लिखना है, लिखना वर्जित है। ना तो आप प्लस शून्य लिख सकते हैं ना तो माइनस, केवल शून्य शून्य है, उदासीन है, न्यूट्रल है, ये लिखने की कोई परंपरा नहीं है, क्लियर हो गया। शून्य को ना तो आपको प्लस लिखना है ना ही माइनस, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना क्या है, गलत है, परंपरा ऐसे मैथमेटिशियन साहब बताए नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के, जिसका नाम है परिमेय संख्या। अब क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। यहाँ तक किन्हीं का कोई दिक्कत है तो बता दीजिए हमें, नहीं ना, नहीं। आप लोग को इसी तरह से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ये सब लिख लीजिएगा। पूर्णांक का एग्जाम्पल समझ गए ना, पूर्णांक कहिए या पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के आगे ऋण चिन्ह लगाकर लिखने से प्राप्त संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब ये सब एग्जाम्पल हो गया, प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला भी। अच्छा हाँ, एक सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट कि पूर्णांक में सर बड़ा छोटा बता सकते हैं क्या, बड़ा और छोटा कौन बड़ा है, नहीं आप बता सकते। बताओ ये कहाँ तक जा रहा है भाई, पता नहीं। ये रोड कहाँ तक जा रहा है भाई, पृथ्वी का भी अंत हुआ है। भले आप लोग को लगता है कि यहाँ से एकदम उन्हें ढलाव है, लेकिन ढलाव नहीं है, उसको क्षितिज कहते हैं। जहाँ पर धरती
और आसमान मिलता हुआ दिखाई देता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कल्पना में हम लोग क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षितिज। ये कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, ये कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि पूर्णांक में ना तो कोई बड़ा होता है ना ही छोटा, लेकिन तुलना कहे कहते तो बता सकते हैं। तुलना कि 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो तुलना करके बता सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट पूछे कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो कहिए अनंत, अपरिभाषित, पता नहीं है। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? अपरिभाषित, माइनस अनंत, हमको पता नहीं है। लेकिन यही तुलना करने कहेगा तो बता सकते हैं कि 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो बता दीजिए 2। 4 और 9 में बड़ा कौन है ना, बता दीजिएगा 9। -1 और 8 में बड़ा कौन है, तो -8 है, और छोटा कौन है? -1। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत होगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे हेडिंग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक, देखिए तो ये है आपका परिमेय संख्या कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q जो होना चाहिए पूर्णांक, तो पूर्णांक में जान लिया कि प्लस में भी होगा और माइनस, अभी जाना ना आपने। हाँ, और कह रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे बच्चे को पढ़ने नहीं आता है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान शून्य ना हो, Q का मान शून्य नहीं हो, यानी नीचे वाला जो वैल्यू है हर, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर। ठीक है, तो इस रूप में अगर जो भी होगा वो सब क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। जैसे इसे ऐसे देखिए सूचित करने का कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हायर लेवल में जैसे पढ़िएगा 9th में तो वहाँ पर बताऊंगा, लेकिन मैंने बता दिया कि आप हायर लेवल के लिए ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि BC ST मेधा छात्रवृत्ति जितने भी तमाम आते हैं सभी को मैं तैयार करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे Q से सूचित करते हैं। ठीक है, परेशान ना होना है। Q से, किससे? Q से। ठीक है, या Q बराबर। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें बहुत सारे आएंगे। देखो क्या क्या आएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 7/4 हो गया, 5/5 हो गया। इसी को काट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 0/8 हो गया, 0/9 हो गया, कुछ भी आप ले लीजिए, -1, -2, ध्यान रहे कि पूर्णांक दोनों होना चाहिए, है ना। हाँ, यानी तमाम चीजें सब होगा। ये सब क्या है? सब परिमेय संख्या है। और भी हाई लेवल में चलूं, पहले यहाँ तक देखिए, ये सब क्या है? परिमेय। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर P/Q लिखा है, ये तो ठीक है, समझ रहे हैं, P का वैल्यू 7 और Q का वैल्यू 4, ये भी समझ रहे हैं, P5 Q5, ये भी समझ रहे हैं, P0 Q8, लेकिन मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा कि P/Q। देखिए, कोई भी संख्या पर ऊपर ऐसे लिखल है तो इसको आप समझते हैं 6/1, 6/1। तो बताइए ये P/Q के रूप में आ गया कि नहीं? आ गया, आ गया। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये समझ गए सिंपल वाला। यानी जितना भी पढ़े पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक सब किसके किसके हो जाएंगे? परिमेय संख्या। यानी जितने भी पूर्ण संख्या है सब परिमेय संख्या होगा, जितने भी प्राकृत है वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, जितना भी पूर्णांक है सब क्या होगा? परिमेय। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय पूर्णांक हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वो वाला जरूरी है कि प्राकृत जो है सब प्राकृत क्या होगा? परिमेय। सब पूर्ण क्या होगा? परिमेय। सब पूर्णांक क्या होगा? परिमेय। लेकिन ये कोई जरूरी ना है कि सब परिमेय केकरा पास चल जाएगा, उसके पास। जैसे मैं सभी काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप अभी नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ PQ पूर्णांक, Q इज नॉट इक्वल टू 0, पढ़ने आ गया ना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए 7/0, 8/0 क्या सर ए परिमेय होगा? तो चलते हैं परिमेय के परिभाषा को लेके चलिए। कहा P/Q के रूप में P और Q पूर्णांक, तो ये भी पूर्णांक है, वो पूर्णांक में आता है 0 ना। हाँ, लेकिन नीचे कंडीशन लगाया कि नीचे वाला 0 ना होना चाहिए, Q 0 के बराबर ना हो, Q का मान 0 ना हो। तो बताओ Q का मान इक्वल हो गया 0, हो गया ना 0। तो बताओ नीचे 0 हो गया तो ये होगा परिमेय? बताओ ये होगा परिमेय? नहीं। क्यों? ऊपर 0 हो जाता तो हो जाता, यही 0 ऊपर और 7 कहाँ? ऊपर 0 रहे तो हो जाएगा, ऊपर 0 रहता हो जाएगा, ऊपर 0 रहे तो हो जाएगा। ऊपर में कोई कंडीशन नहीं बताया, लेकिन यही कह दिया कि नीचे अगर 0 आ गया, लिखा है कि नीचे 0 ना हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 ना हो। अगर हो गया तो परिमेय संख्या नहीं है। तो बताओ जी 5/0 होगा परिमेय? नहीं ना, बहुत अच्छा। लेकिन 0/5 हो जाएगा सर, हो जाएगा P/Q के रूप में। इसी का वैल्यू कितना होगा? 0
कोई दिक्कत ना 0/9 का वैल्यू भी कितना होगा 0, ठीक है। अच्छा अब सवाल है कि 0/0 का वैल्यू क्या होगा सर, 0 होगा? नहीं होगा 0/0 का वैल्यू 0 नहीं होगा। गणितज्ञ भी फेल हो गए कि 0/0 को मैं क्या कहूँ, 0/0 को मैं क्या कहूँ। तो 0/0 अपरिभाषित है, इसका क्या वैल्यू होगा हमको भी पता नहीं है, ठीक है। ये अपरिभाषित, लेकिन इसको बताए कि ऊपर 0 रहे नीचे कुछ भी रहे तो वैल्यू 0, ऊपर 0 नीचे कुछ भी रहे तो 0, लेकिन इस सब का वैल्यू क्या होगा हमको पता नहीं है, क्योंकि गणितज्ञ साहब को नहीं पता है तो हमको कहाँ से पता है। हम भी तो किताब पढ़ के ही फॉलो करके आए हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या इसमें दिक्कत है? इसका और भी परिभाषा दिया गया है जिसका वर्गमूल निकलता है। क्या निकलता है? वर्गमूल। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा नोट में इसको लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो, नहीं तो वो सब एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख के काट लीजिएगा, समझेला होगा, ठीक है। देखिए तो वह संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है उसे परिमेय संख्या से आप लोग को पढ़ना है, वर्गमूल भी, ठीक है, कि वर्ग क्या होता है आगे पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा था तो लगा कि मैं दे दूँ एक के साथ ये भी परिभाषा बता दूँ, आप लोग टेंशन में न रहें। जिसका वर्गमूल निकलता है, जैसे √1 का वर्गमूल 1, तो √1 क्या हो गया? √1 हो गया, √1 हो गया, √2 नहीं होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, नहीं निकलेगा। √4 हो गया, √9 हो गया, √0 भी ले सकते हैं, √16 हो गया, √25 हो गया, √256 हो गया, √36 हो गया, यानी जिसका वर्गमूल निकले। √49 हो गया, क्योंकि 7 के वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। तो ये सब जिसका वर्गमूल निकले वो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। जैसे √49/5 हो गया, √8/√2 हो गया, ये भी परिमेय ही है। क्या है? परिमेय। बताऊंगा, इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, ये सब परिमेय है। यानी आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जिसका वर्गमूल निकले वो परिमेय, और ना निकले तो ना हो जाए। जैसे √2, √3, √5 ये सब परिमेय नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया फाइनली? अगले पार्ट्स में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले पार्ट्स में हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुण। कुछ इसका गुण होता है, बहुत सारे गुण, जैसे संवरक नियम क्या होता है, संवृत नियम क्या होता है, उसी को संवरक को ही समृद्ध कहते हैं। फिर क्रमविनिमय नियम क्या होता है, फिर सहचर नियम क्या होता है, योग तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये सब तमाम चीज़ें अगले पार्ट्स में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस तरह से आप नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।